हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस चैनल में आज मैं लेक्चर नंबर 4 में अप्लाइड मैकेनिक्स के डिस्कस करूंगा रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशन के बारे में। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैंने बेसिक ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक डेफिनेशंस और सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जब दिखेंगे तो किस तरह का कंडीशन बन सकता है, वो फोर्सेस की किस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं और रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स को हम एनालिटिकली ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस लेक्चर में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड में किस तरह का प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहली चीज़, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स मतलब रिजल्टेंट इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ फोर्सेस व्हेन एक्टेड टुगेदर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे किसी सिस्टम में, सपोज मान लीजिए एक तरह का सिस्टम है, मान लीजिए इस तरह का एक सिस्टम है, इसमें एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है। ओके, दो अलग अलग डायरेक्शन से दो अलग अलग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर मैं इन दो फोर्सेस को रिप्लेस करना चाहता हूँ सिंगल फोर्स से, तो वो जिस फोर्स से मैं रिप्लेस करूँगा इन दोनों फोर्सेस को, वो फोर्स कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स, एक आसान भाषा में। मान लीजिए इसका दूसरा एग्जांपल और आसान तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरह से एक जन आगे से एक जन पीछे से पुल कर रहा है और एक पुश कर रहा है। मान लीजिए इधर से कुछ P1 फोर्स लगा रहा है, इधर से P2 फोर्स लगा रहा है। दोनों डायरेक्शन से अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, दोनों साइड से अलग अलग अमाउंट का फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड का। ओके, अगर अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कि दो फोर्सेस जो लग रहे हैं P1 P2, उसको रिप्लेस करना है तो सिंगल फोर्स से, तो चाहूँ तो मैं उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के P1 प्लस P2 लिख सकता हूँ, एक डायरेक्शन से खींच के कर सकता हूँ, या तो दूसरा एक डायग्राम बनाकर इस तरह से समझ सकता हूँ कि पीछे से पुल करते हुए, पुश करते हुए P1 प्लस P2 अमाउंट को मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि इन दोनों का एक डायरेक्शन पे एक ही इफेक्ट देगा, सेम इफेक्ट देगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये इफेक्ट जो है, या ये जो फंडा है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं और आप उन फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स एज्यूम करेंगे जो कि एक सिंगल फोर्स कहलाएगा, और वो सेम इफेक्ट देगा जितने नंबर ऑफ फोर्सेस पहले लग रहे थे उनको हटाकर वो सिंगल फोर्स वो काम करेगा। इसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स को आसान तरीके करने के लिए हम आर से डिनोट करते हैं, और द प्रोसीजर टू फाइंड आउट सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। जो हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, जब जैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोलिनियर है, कोप्लेनर है, ओके, कोप्लेनर कॉनकरेंट है, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट है, या कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट, और सो एंड सो फोर्थ, जो सिस्टम फोर्सेस कंडीशन थी, उन कंडीशन पे अगर सिंगल फोर्स मैं निकालना चाहता हूँ, जैसे एक दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, तो नंबर ऑफ फोर्सेस को निकालने के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ कोलिनियर फोर्सेस अगर हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन पे, जैसे ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, एक कोलिनियर का एग्जांपल है। इस कोलिनियर फोर्स की कंडीशन पे एक आदमी ऑब्जेक्ट को P2 अमाउंट ऑफ फोर्स से इस डायरेक्शन पे पुल कर रहा है, और एक आदमी दूसरे डायरेक्शन से पुश कर रहा है P1 अमाउंट फोर्स लगा के। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, रिप्लेस करना चाहूँगा, तो R इज इक्वल टू लिख सकता हूँ P1 प्लस P2। क्यों? क्योंकि P1 और P2 का डायरेक्शन सेम है। जैसे कि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है, आप ओरिजिन से अगर राइट साइड पे जाते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट तो नेगेटिव, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्शन ले लिया हूँ। तो P1 और P2 का डायरेक्शन सेम है, ओरिजिन से लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर रहा है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। मान लीजिए उसी तरह से एक दूसरा कंडीशन है, एक दूसरा सेम ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को
उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है P2 बाउंड फोर्स लगा के, दूसरे डायरेक्शन पे P1 फोर्स लगा कर खींच रहा है। अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए P1, यहाँ पर ध्यान रखिएगा P1 बड़ा है अगर P2 से, तो P1 माइनस P2 कर दूंगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। P1 माइनस P2 इसलिए किया, मैं मान के ये चल रहा हूँ कि P1 बड़ा है P2 छोटा है, इसलिए क्योंकि फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आप नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं मतलब या तो आप डायरेक्शन कंप्रेसिव रख रहे हैं, ओके, आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है, बट एक्चुअल में वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, P1 माइनस P2 कर रहा हूँ। P1 बड़ा है P2 से, तो P1 माइनस P2 करने से क्या होगा कि आपको रिजल्टेंट पता चल पाएगा दोनों फोर्सेस के रेस्पेक्ट में। अगर P2 माइनस P1 कर देता हूँ तो मतलब P2 बड़ा होगा P1 से, ये भी आप कंसिडरेशन ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन दी हुई है आपको। तो ये पहला कंडीशन हुआ जहाँ पर आप रिजल्टेंट फोर्स कोलिनियर फोर्सेस के लिए निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, कोलिनियर, अगर मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स आपको कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए निकालना है। कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब कि एक ओरिजिन से एक पॉइंट, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये देखिए इस तरह का एक पॉइंट ओ है, मान लीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट ओ। यहाँ से दो फोर्सेस P1 और P2 मैग्नीट्यूड के निकल रहे हैं और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, ओके। इस तरह की अगर कोई कंडीशन दी हुई है और आपको बोला जाता है कि रिजल्टेंट निकालिए, इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करते हुए एक सिंगल फोर्स लगाइए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो केस 1 है यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स जब दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, सिर्फ दो कॉन्करेंट फोर्सेस, दो से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर P1 P2 के अलावा P1 P2 P3 P4 एन नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं। तो केस 1 में मैं मान रहा हूँ कॉन्करेंट फोर्स की जब दो फोर्सेस हैं, तो दो फोर्सेस को निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक है आपका पास एनालिटिकल मेथड, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, और एक है आपका ट्रायंगल लॉ या लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का नियम, और एक है पैरेललोग्राम का रूल। ये दोनों से आप एनालिटिकली ग्राफिकली निकाल सकते हैं कॉन्करेंट फोर्स जब आपके हैं, कॉन्करेंट फोर्स के रिस्पेक्ट में आपको रिजल्टेंट निकालना है, दो कॉन्करेंट फोर्स के रिस्पेक्ट में सिंगल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ओके, तो एक है आपका एनालिटिकल मेथड पैरेललोग्राम, और एक है ग्राफिकल मेथड आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल का रूल, ओके। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में अगर मुझे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो ये डायग्राम आपके पास है, P1 P2 का दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा है। इस तरह से थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपका 0 से 180 के बीच या कोई भी एक वैल्यू दे सकता है, 0 से 360 के बीच भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू फॉर्मूले से पुट करेंगे, बट उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं पहले, क्योंकि एनालिटिकली आपको सॉल्व करना है, तो एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, ताकि आप P1 P2 और थीटा की वैल्यू पुट करके रिजल्टेंट निकाल सकें। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और डायग्राम को सिंप्लीफाई करके क्या करता हूँ, थोड़ा इस तरह से कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने किया क्या है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में थोड़ा चेंजेस कर दिया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को आप मान लीजिए जैसे यहाँ पर O ले लिया है इस डायग्राम में, ओके, इस पॉइंट को ले लिया A, ओके, और यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड की है, यहाँ थोड़ा रिप्लेसमेंट है, ये P2 माना है, यहाँ पर P1 माना है, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर डायग्राम में। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B मान लिया, ये पॉइंट C। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों लाइन कैसे बनेगी, जो ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये दोनों लाइन, ये जो लाइन ब्लू ऊपर जो दिख रही है वो OA की पैरेलल जो है BC लाइन होगी, और OB के पैरेलल होगी लाइन AC, और सिमिलर मैग्नीट्यूड की होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि मैग्नीट्यूड P2 है OB का और OA का है P1, तो उसी तरह से OA के पैरेलल जो है लाइन BC जो है वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी P1, और P2 मैग्नीट्यूड का होगा AC, ओके। अब रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट मैं मान के चलता हूँ कि कुछ इस तरह का इस डायरेक्शन पे होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने शो किया है, देखिए रिजल्टेंट हो सकता है इन दोनों के बीच, जो कि बेस से अल्फा एंगल बना रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद इस C से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जो कि बेस से 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। अगर ये थीटा डिग्री बना रहा है यहाँ पर, अगर ये थीटा डिग्री है, तो ये जो एंगल है CA, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, CAD, वो भी थीटा एंगल ही बनाएगा, ओके। तो ये काम करना है आपको। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, और उससे मुझे क्या करना होगा, अपना पैरेललोग्राम लॉ का इक्वेशन डिराइव करना है, ओके। तो ये बहुत आसान सा इक्वेशन डिराइव होता है इससे।
ये काम हो गया। तो पैरेललोग्राम जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो है एनालिटिकल मेथड है। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस एक साइमल्टेनियसली एक पॉइंट के अबाउट एक कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे शो कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये P2 की जगह P1 और P1 की जगह P2 है, थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक है। तो जब एडजेसेंट साइड पे एक्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम, मैं क्या करूँगा, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम देयर रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर एडजेसेंट साइड पे P2 के एडजेसेंट साइड पे और P1 के एडजेसेंट साइड पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक क्लोज ज्योमेट्री बनाता हूँ और क्लोज ज्योमेट्री के दो पॉइंट O और C को जब मिलाता हूँ तो वो जो लाइन बनेगी O और C वो रिजल्टेंट को शो करता है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सी डी क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी डी ये लाइन है। अब आपको करना क्या है, मैं करना ये चाहता हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ओ डी सी या फिर बोल सकते हैं COD, जो भी ऐसे भी ट्रायंगल आप ले, इस ट्रायंगल में अगर मैं इस लाइन की लेंथ निकाल लूँ OC, अगर मैं OC निकाल लेता हूँ तो OC अगर मैं निकाल लूँ तो वो हो जाएगी रिजल्टेंट की वैल्यू, और मुझे OC ही निकालना है। OC निकालने का मतलब है कि रिजल्टेंट, ताकि वो P1 और P2 को रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस लगाकर अगर OD और CD निकाल लूँ तो OD स्क्वायर, आपको पता है पाइथागोरस के हिसाब से OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, इस स्क्वायर को शिफ्ट कर दूं, तो OC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, एक CD निकालना है और एक OD निकालना है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट निकालने के लिए, आसान करने के लिए पहला CD निकाल लेता हूँ। तो CD कैसे निकाल सकते हैं आप, CD निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेते हैं, CDA, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि एडजेसेंट साइड पे P2 है तो ये भी P2 ही होगा। ओके, तो ये P2 है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो साइन कंपोनेंट लगा सकता हूँ, बिल्कुल साइन कंपोनेंट लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है। तो CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा, ट्राइंगल कौन से में लगा रहा हूँ, CAD पे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, CD डिवाइड बाई CA या AC, जैसा भी आप नाम दे। AC आपको पता है, CD आपको निकालना है, तो P2 साइन थीटा हो जाएगी वैल्यू, P2 साइन ऑफ थीटा, P2 साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। ओके, तो आपने CD निकाल लिया कितना, P2 साइन थीटा। ओके, ये निकल गया, देखिए ये निकला है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, CD निकल गया, P2 साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट निकालना है इस ओ डी की वैल्यू। ओ डी में अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये जो ओ ए लाइन है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है P2। अगर मैं ए डी की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा ओ ए प्लस ए डी जो है ओ डी के बराबर होगा। ओ डी जो है वो ए डी प्लस ओ ए के बराबर है, और ओ ए मुझे P1 पहले से पता है। ओके, जो एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है। अगर मैं ए डी निकालूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और ए डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डी के लिए फिर सिमिलर सेम ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल, CAD। अगर इसमें मैं कॉस कंपोनेंट लगा दूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, AD डिवाइड बाई AC। ओके, और AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा P2 कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि AD आपको निकालना है, AC आपका ये जो है, AC आपका P2 है। ओके, ये दोनों आ गए। देखिए यहाँ पर सिमिलरली बॉटम में मैंने वही चीज़ निकाली हुई है पहले से, ये देखिए। ओके, यहाँ पर ये, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में ध्यान दूँ तो रिजल्टेंट निकालना है, मतलब मुझे इस ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ट्रायंगल OCD, जहाँ पर अगर मैं OD और
सी डी की वैल्यू निकाल लो, उसका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट कर दो, दोनों को ऐड करके मेरा काम हो जाएगा। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, जहाँ पर ओ डी क्या है, ओ ए प्लस ए डी, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और सी डी तो सिंप्लीफाइड है ही डायरेक्टली। सी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए डी की वैल्यू यहाँ, और ओ ए आपको पी वन दिया है, ये देखिए यहाँ पर पी वन पुट किया, ये पुट किया, यहाँ पर ये पुट किया, स्क्वायर किया। मैंने क्या किया है, ओ सी को माना है आर, तो ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ए, ये जो इक्वेशन है ए प्लस बी का स्क्वायर का ये इक्वेशन, ये टर्म है। ओके, क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये प्लस है ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर में। ठीक है, अगर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, एक्सपांड करूँगा, तो क्या होगा, आर स्क्वायर, ओके, पी वन स्क्वायर प्लस 2p2 कॉस थीटा, ओके, प्लस p2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और p2 साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p2 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके स्क्वायर को शिफ्ट करके स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब अगर वैसा करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, p1 अलग है, अगर मैं इस दोनों टर्म से p2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेपरेट इस तरह हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ये टर्म तो अलग ही है, देखिए ये सिंप्लीफाई करके इसको अलग कर दिया, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पर, ये देखिए साइन में इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ इसकी जगह, सॉरी इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा, और ये क्या होता है, यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस 2p2 कॉस थीटा प्लस p2 स्क्वायर। और अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि दो फोर्सेस लगे हुए हैं, दो कॉन्करेंट फोर्सेस लगी हुई हैं p1 और p2, ये p1 है, ये p1 है, और ये आपका p2 है। अगर दो फोर्सेस दी हुई हैं और दोनों फोर्सेस कॉन्करेंट है और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कुछ थीटा है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो उस कंडीशन पे आप इस फार्मूले को लगाकर, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला जो मैंने भी डिराइव किया, ये देखिए ये फार्मूला डिराइव कर किया है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके p1 p2 और थीटा की आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि वो रिजल्टेंट कहाँ पर लगेगा। जैसे मैंने बताया भाई, मैं अभी मान के चल रहा था इस पैरेललोग्राम में वो थीटा जो है, सॉरी वो एंगल जो रिजल्टेंट है वो बेस से अल्फ़ा एंगल यहाँ पर होगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि यहीं पर इस तरह से हो, उस तब रिजल्टेंट इस तरह से लगे, उस तब रिजल्टेंट इस तरह से लगे, इस तरह से लगे, वो रिजल्टेंट का एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा के ऊपर डिपेंड ज़रूर करेगा, बट थीटा से ज़्यादा होगा कम होगा वो डिपेंड करेगा p1 और p2 के ऊपर। ओके, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे उस ट्राइंगल पे, टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा क्यों यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पर आपका फोर्स लगा हुआ है ऐसा, ये रिजल्टेंट था आर, यहाँ पर लगा है, सॉरी इस तरह से आपका p1 फोर्स लगा है, इस तरह से आपका p2 फोर्स लगा है, और उसके बीच में रिजल्टेंट आर इस तरह से, और यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा है। ओके, इसी तरह का डायग्राम था। ओके, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो अल्फ़ा कहाँ पर बन रहा है, ये इस ट्रायंगल के बीच में यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 10 अल्फ़ा लगा दूँ और बेस और इस वर्टिकल हाइट को रेशियो ले लूँ, क्योंकि 10 अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पर, 10 अल्फ़ा हो जाएगा सी डी डिवाइड बाई ए डी। ओके, और सी डी मैं निकाल चुका हूँ, सी डी डिवाइड बाई ए डी, सी डी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जैसे कि आपको पता है सी डी कितना निकाला है, ये देखिए सी डी हमने निकाल लिया है p2 साइन थीटा, और ए डी निकाल लिया है, सॉरी ए डी बोलता हूँ, ओ डी कितना निकला है, ओ डी आएगा ये, ओ डी की वैल्यू p1 प्लस p2 कॉस थीटा। क्यों हो जाएगी ऐसी वैल्यू, अब आप पूछेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ बेस में यहाँ तक की लेंथ p2 है, यहाँ से यहाँ तक का p1 लेंथ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की ज्योमेट्री जो p2 है। ओके, ये कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल को सॉल्व करने से निकाले थे हम अभी। ओके, कितनी निकली हुई थी, p2 कॉस थीटा, तो p1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, p1 प्लस
P2 कॉस ऑफ थीटा, और ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया। कितना निकाला था हमने, ये निकाला था P2 साइन ऑफ थीटा। अब अगर मैं CD डिवाइड बाई OD कर दूं, जो कि इन दोनों का रेशियो है, ये कितना होगा, 10 अल्फ़ा के बराबर होगा। यही काम मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि अल्फ़ा की वैल्यू मुझे निकल सके कि रिजल्टेंट की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर होगी। मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू है, ओके, कितने वैल्यू, कितने न्यूटन के साथ वो रिजल्टेंट लगेगा P1 और P2 को रिप्लेस करने के लिए। तो क्या किया है, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू CD डिवाइड बाई OD। OD क्या है, OA प्लस AD। OA आपको पता है P1 है, AD हम निकाल चुके हैं पहले ही, P2 कॉस थीटा। इससे क्या होगा कि अगर मैं 10 टर्म में पुट करता हूँ, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, P2 साइन थीटा डिवाइड बाई P1 प्लस P2 कॉस थीटा। ओके, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इन्वर्स ले सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ दिस पूरा टर्म, कौन सा, P2 साइन थीटा डिवाइड बाई P1 प्लस P2 कॉस ऑफ थीटा। ये डेरिवेशन बनेगा अल्फा का। ओके, तो ये एनालिटिकल मेथड हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड क्या है, तो ग्राफिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट है, जिससे आप इन दो कॉन्करेंट फोर्सेस से एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ग्राफिकली। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ, बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, उन फोर्सेस का मैं अगर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ले लेता हूँ, द रिजल्टेंट में भी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड। तो अगर दो फोर्सेस को मैं ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो दोनों साइड के एंड को मिलाता हुआ जो पॉइंट बनेगा, जो लाइन बनेगी, वो होगा उसका रिजल्टेंट। कैसे, जैसे कि मैंने बताया आपको, फोर्सेस की जिस तरह से लग रही थी, एक P1 इस तरह लग रहा था और P2 इस तरह से लग रहा था। ओके, तो आपको करना ये, पहला काम करना रहेगा, P1 की जैसे मान लीजिए P1 की वैल्यू आपको दे दी 10 न्यूटन और P2 की दे दी आपको 15 न्यूटन। इस तरह से प्रॉब्लम में दिया, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में पहले स्केल का काम। स्केल ले लीजिए, क्या लेंगे, जैसे स्केल P1 इज इक्वल टू, जो 10 न्यूटन दिया है, सॉरी 10 न्यूटन दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए 5 न्यूटन या 2.5 ले लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा डायग्राम। 2.5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो वैसे में क्या होगा, आपको जो P1 की वैल्यू 10 न्यूटन आपने ली थी, तो P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा कितना, P1 हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और P2 हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना है, दोनों का पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको पता है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन पता है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल पता है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले ड्रॉ करूँगा P1 फोर्स, एक पॉइंट O लूँगा, इस O से P1 जो कि कितना आया आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि P1 जो है हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद ये मान लीजिए चलिए यहाँ पर जाके मिल रहा है ये पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद इस पॉइंट से, क्योंकि P1 और P2 के बीच का एंगल कितना, थीटा मान लीजिए आपको दे दिया है 30 डिग्री, जैसे प्रॉब्लम में सपोज दिया हुआ है, या कुछ भी जो एंगल दिया हुआ, तो इस लाइन को थोड़ा डायरेक्ट बढ़ाऊंगा आगे और यहाँ से 30 डिग्री मेज़र करूँगा, यहाँ से मैं 30 डिग्री मेज़र करूँगा, जैसे सपोज ये 30 डिग्री यहाँ से ऐसा आया। ओके, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा जहाँ तक कि P2 की वैल्यू है। P2 को स्केल किया तो कितना सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर जाके कहीं रुक रहा है, मान लीजिए P2। ओके, अब ये दोनों P1 और P2 ड्रॉ हो गए, इसका पॉइंट ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। अगर इस स्टार्ट और एंड पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से इस तरह मिला दूँ, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये जो रेड लाइन, और इसका डायरेक्शन इस तरह रखूँ, क्योंकि देखिए P1 और P2 सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं, मतलब R भी उसी डायरेक्शन पे लगेगा, ये देखिए इस तरह से। तो अगर ये जो लाइन जो ड्रॉ लाइन रेड से की है, अगर इसको मैं स्केल से मेज़र करूँ, जो भी सेंटीमीटर आया, जैसे सपोज मान लीजिए आ गया 10 सेंटीमीटर ये लाइन की लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर को स्केल करूँगा क्या मैं, न्यूटन में वापस। तो जैसे कि मैंने क्या किया था, 2.5 न्यूटन इज इक्वल टू कितना लिया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/2.5 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 25 न्यूटन के। तो ये 25 न्यूटन इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो ग्राफिकली इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल को
का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ट्रायंगल का इस तरह का नियम है, इसका स्टेटमेंट मैंने दिया है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि ये समझ में आना कि ये मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर डायग्राम में ध्यान देंगे आप, P1 को ड्रॉ किया, P1 और P2 के बीच जैसे कुछ एंगल दिया है उस एंगल को यहाँ पर मेज़र किया और उसके रेस्पेक्ट में P2 ड्रॉ किया। P2 की लाइन कहाँ तक गई, P1 की लाइन कहाँ तक गई, P1 की जो स्केल की मैंने वैल्यू वहाँ तक लाइन ड्रॉ हुई, P2 की वैल्यू जहाँ तक स्केल की वैल्यू सेंटीमीटर को, इस दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मैंने जोड़ दिया। ये रिजल्टेंट की वैल्यू। ध्यान रखने वाली बात है, P1 का डायरेक्शन ये है, P2 का डायरेक्शन ये है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों प्रोसीडिंग डायरेक्शन पे होंगे और रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन पे लग रहेगा, इसलिए रिजल्टेंट उसी तरह से। जैसे मान लीजिए P1 और P2 इस तरह लग रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, ये P2 है, ये P1 है, तो बट ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब रिजल्टेंट को भी इसी डायरेक्शन पे लगना होगा, इसीलिए इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा लॉ ऑफ ट्रायंगल का। तो अगर आपको कोई डाउट है लॉ ऑफ ट्रायंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, इसके डेरिवेशन पे या कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद है, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन, अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।